बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकार पर हमले से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में ये कहा है कि काबुल में पाकिस्तानी सफारतकार पर कातिलाना हमला याद दहानी है कि दहशतगर्दी से पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी की लानत से निमटने के लिए तमाम तर इज्तिमाई क़ुव्वत से निमटना होगा। हमले में अपनी जान पर खेलकर नाज़िमुल उमूर की हिफाजत करने वाले गाजी SSG कमांडो सिपाही इसरार मोहम्मद की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसरार मोहम्मद को सीने और दोनों टांगों पर गोलियां लगी थीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सफारतखाने पर जुम्मा 2 दिसंबर के दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान नामी तंजीम की जानिब से कबूल करने की इतलात तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक रिपोर्ट्स की अफगान हुकाम से मशावरत और आज़ादाना तौर पर तस्दीक की जा रही है। तर्जुमान ने मजीद कहा, काबुल हमला याद दहानी है कि दहशतगर्दी से खित्ते और अफगान अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। दहशतगर्द हमला अपनी जान पर खेलकर नाकाम बनाने वाले जांबाज SSG कमांडो की जान बच गई। CMH पिशावर के डॉक्टर्स के मुताबिक सिपाही इसरार अहमद को सीने, दाईं और बाईं टांग पर 3 गोलियां लगी थीं। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी निशाना थे। सिपाही इसरार मोहम्मद ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपने मुल्क के सफारतकार पर आंच न आने दी। अफगान पुलिस ने हमले में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा किया है। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान को मुजरमान गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवा चुकी है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने से जारी बयान में हमले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। अब आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। कहा, मैंने अंधा एतमाद किया लेकिन उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा, झूठ बोले गए, उन्हें एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। साथ ही आपको बताएं कि कहा कि उस वक्त भी एक्सटेंशन के खिलाफ था, मगर हालात ऐसे पैदा किए गए कि एक्सटेंशन देने का फैसला करना पड़ा। अहम खबर यह भी है कि हुकूमती इत्तेहाद PDM ने इमरान खान के मुतालबे के जवाब में कहा है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होंगे। अगर माशी हालात ने इजाज़त न दी तो 1 साल मुलतवी होकर अक्टूबर 2024 में भी हो सकते हैं। मंचनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान PDM का कहना था कि इमरान खान को मर्जी की तारीख नहीं मिलेगी, फैसले वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों की मुशावरत से ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन होगा अक्टूबर 2023 में। PDM की जमातों ने फैसला किया कि मुल्क की माशी हालत इजाजत नहीं देता कि इलेक्शन हो, तो हो सकता है 1 साल एक्सटेंशन भी दे दे, तो फिर इलेक्शन होगा अक्टूबर 2024 में। ये मसला तो इमरान खान का हल हुआ। वो चाहते हैं अपनी मर्जी की तारीख, वो तो अपनी मर्जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चाहते हैं, वो तो अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस भी चाहते हैं, वो तो अपनी मर्जी का आइन और कानून भी चाहते हैं। लेकिन इधर फैसले इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान की वजह से नहीं है, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान की वजह से है। फैसले वो होंगे जो कौमी हुकूमत फैसला करेगी। खेलों की जानिब रुख करते हैं। रावलपिंडी टेस्ट को नतीजा खेज बनाने का मिशन। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 343 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स 7 विकेटों पर 264 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। आपको बताएं कि इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स शुरू की तो बैन डकेट 0 पर पवेलियन लौटे। ऑलीपॉप 15 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैक क्रॉली ने निफ सेंचुरी बनाई। वो 50 रन बनाकर आउट हुए। जॉ रूट और हैरी ब्रोक ने जारहाना अंदाज में बैटिंग की। जॉ रूट 73 और हैरी ब्रोक 87 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने चाय के वक्फे तक 7 विकेटों पर 264 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। जाहिद महमूद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। कर लेते हैं कादिर, ओवरऑल मैच की सिचुएशन के हवाले से बताएगा, किस जानिब जा रहा है मैच और क्या बता सकते हैं इस हवाले से आप? देखिए, इंग्लैंड ने जो 264 रन और 7 विकेटों के नुकसान पर जो इनिंग डिक्लेयर की है, पहले इनिंग में उन्होंने 657 रन बनाए थे, लेकिन इस तरह की दिलेराना सोच के मालिक है बेन स्टोक्स, और उन्होंने जिस तरह डिक्लेयर की है और 342 रन जो पाकिस्तान को चाहिए होंगे, दरकार होंगे, वो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने भी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का टेस्ट मैच था उनके साथ डिक्लेयर की थी इनिंग और पाकिस्तान को मौका दिया था चेस करने का, लेकिन पाकिस्तान नाकाम हो गया था। अब ये पाकिस्तानी बैट्समैन का इम्तिहान है कि पाकिस्तान इस रन को जो है वो हदफ को हासिल करने में कामयाब होता है या नहीं होता, या ये ड्रॉ की तरफ जाता है। अभी कल का दिन जो है वो लास्ट डे पड़ा है और अभी जो है वो टी का वक्फा हुआ है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर था वो इतना खास सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे सका क्रॉली के अलावा। क्रॉली जो है वो 50 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो जो रूट और
हैरी ब्रूक ने बड़ी उम्दा इनिंग का मुजाहरा किया। बेन स्टोक जल्दी आउट हो गए, जबकि विल जैक्स और फिर उसके बाद लिविंगस्टन थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको सम अप किया जाए तो बैटिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 579 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश स्पिनर विल जैक्स ने डेब्यू मैच की पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ दाएं टांग में खिंचाव के बायस दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं करेंगे। बैटिंग से रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। बेजान विकेट पर मैच ड्रॉ होगा या फैसला कुन बनेगा, सब नजरें मैच पर। खेल के चौथे रोज पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 499 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। तो पहला मैच खेलने वाले इंग्लिश स्पिनर विल जैक्स की घूमती गेंदों पर पाकिस्तानी बल्लेबाज परेशान नजर आए। सलमान अली आगा ने करियर की दूसरी 50 बनाई, उन्हें विल जैक्स ने ही आउट किया। जाहिद महमूद 17, नसीम शाह 15 और हारिस रऊफ 12 रन बनाकर विल जैक्स का ही शिकार बना। पूरी टीम पहली इनिंग्स में 579 रन बनाकर आउट हो गई। विल जैक्स ने इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग से कबल ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कर रहे। पीसीबी के मुताबिक फील्डिंग के दौरान हारिस रऊफ की दाएं टांग में खिंचाव हुआ है, वो अब सिर्फ बैटिंग के लिए दस्तयाब होंगे। और अब रुख करेंगे सियासत के मैदान का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 साल से हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तैयारी कर ली है। वुज़रा इस्तेहक़ाक़ व मराअत तरमीमी बिल असेंबली एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। बात कर लेते हैं इसी पर। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान, ये कैसा फैसला है और क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? जी बिल्कुल, कानून में तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है अपने 9 साल जो हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल किया, गैर जरूरी इस्तेमाल किया, हर जगह इसको इस्तेमाल किया गया। खासकर जो पार्टी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, वो अवामी जलसों में इसके इस्तेमाल करते रहे और इसको कानूनी शक्ल देने के लिए अब जो है ये बिल लाया जा रहा है। इससे पहले भी बिल लाया गया था जिसमें वुज़रा और जो दीगर अफसरान थे उनको इजाजत दी गई। अब तो बात इससे भी आगे बढ़ गई, न सिर्फ जो वुज़रा इस्तेमाल कर चुके हैं, जो पार्टी चेयरमैन इस्तेमाल कर चुके हैं, उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी, बल्कि जो 9 साल तक इन्होंने इस्तेमाल किया और तो उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। और मजे की बात यह कि इस पे कोई सवाल भी नहीं किया जा सकेगा, ना ही कोई जो है इस हेलीकॉप्टर के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेगा। इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इसी तरह जो हेलीकॉप्टर है इस तरमीमी बिल के हवाले से आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया अब्दुर्रहमान। और आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में नताइज आने का सिलसिला जारी है। पूंछ डिवीजन के 4 अजला की 787 नशिस्तों में से 708 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। दूसरे मरहले के इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद 276 नशिस्तों के साथ आगे हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद 233 नशिस्तें हासिल कर सकी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 199 नशिस्तों पर मैदान मारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे मुतालिक तफसील जानिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। पाक अफवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति को आज कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से आजम स्वाति के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए PTI सेनेटर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की मंजूरी दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने पटिशन फाइल कर दी है और उस पटिशन का यही है कि पाकिस्तान में, क्योंकि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का पॉइंट आता है, जब उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बनती है। अदालत में पेशी के वक्त PTI के सूबाई सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत दीगर कायदीन भी अदालत पहुँचे। मुल्क की मईशत डूब रही है, इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन हो। PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ कुचलाक, गवादर, जोब और बुस्तान के दीगर शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा नजमा हमीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में अदा करके मुगल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहूमा की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर ई ब्लॉक में मस्जिद अक्सा से मुल्हिका पार्क में अदा की गई। मरहूमा नजमा हमीद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की खाला और MNA ताहिरा औरंगज़ेब की बहन थी। नमाज जनाजा में हुकूमती रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी के नुमाइंदगान और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुछ अवामी मसाइल की बात करते हैं। कोयटा में सर्दी बढ़ने के साथ ही आग जलाने वाली लकड़ियों की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी गैस के प्रेशर में कमी के बायस महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी आते ही गैस के बहरान ने सर उठा लिया। परेशान हाल शहरियों ने घरों की रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने और LPG के ज्यादा खर्चात से बचने के लिए खुश्क लकड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आग जलाने वाली लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो इनकी कीमतें भी बढ़ गईं। यहाँ 50 साल से लकड़ी के जो हमारे जितने तरीक़ेकार थे वो हमने ख़त्म किए, मगर अब दोबारा उसी तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया तरक्की और तामीर की तरफ जा रहा है, हम तरक्की पजीर और जवाल की तरफ रवान दवान हैं। गुज़िश्ता साल खुश्क लकड़ी 700 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अब इनकी कीमतों में फी मन के हिसाब से 500 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद लकड़ी की कीमत 1200 रुपये मन हो गई है। खर्चात ज़्यादा है, तेल की वजह से, किराए की वजह से ना माल बढ़ता जाएगा, और तो इसमें खर्चा है कि मजदूर का लेबर का अलग है। शहरियों का मुतालबा है कि सुई सदर्न गैस कंपनी कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में गैस की तरसील यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। और सिर्फ यही नहीं, कराची में छुट्टी के रोज भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान हैं। कहते हैं अब तो मेहमानों ने आना छोड़ दिया है और अगर कोई आता भी है तो वो अपने साथ हमारे लिए भी खाना लाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची के पौश इलाके हों या गरीब तबके की आबादियाँ, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ गैस की लोड शेडिंग न होती हो। न्यू कराची सेक्टर 5D में तो गैस की बंदिश इस कदर ज्यादा है कि इस इलाके में आने वाले मेहमान भी अपना और मेजबानों का खाना साथ लाते हैं। तो मेहमानों को भी पता चल गया है कि इस इलाके में गैस आती नहीं है, तो वो अपने घर से खाना हमारे लिए भी बनाकर ही लाते हैं। अगर गैस नहीं आती है तो फिर बिल भी नहीं दें वो, लेकिन हम बिल अलग से पे करते हैं और फिर इसमें गैस अलग भरवाते हैं। गैस की गैर एलानिया बंदिश ने इलाका मकीनों की छुट्टी का मजा भी किरकिरा कर दिया है। खवातीन कहती हैं खाना पकाना इम्तिहान से कम नहीं। गरीब इंसान इतना मतलब कि नहीं अफोर्ड कर सकते कि होटल से मंगाए, इसलिए गैस आने का इंतजार करते हैं। तकरीबन रात को 11 बजे तक जाके हम लोग कोई खाना बच्चों के लिए बना के रखते हैं, जब जाके खाना हम लोग खाते हैं 11 बजे के बाद। जुम्मा हफ्ता इतवार तो बिल्कुल नहीं आती है गैस। अब रात को 9:30-10 बजे से इस तरह आना शुरू होगी तो 11 बजे तक तेज हो जाती। कराची के बेशतर इलाकों में गैस न होना मामूल बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि सर्दियों में गैस बंदिश फौरी तौर पर खत्म करके ज़हनी अजियत से निजात दिलाई जाए। नौशहरा में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस मुअज़्ज़म जान अंसारी और डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तीनों पुलिस एहलकार अकोड़ा खटक के इलाके सूर्या खेल में गश्त के दौरान में दहशतगर्दों के हमले में जाम भाग हो गए थे। शोहदा में हवलदार मंजूर, सिपाही अमानुल्लाह और ड्राइवर अय्यास शामिल हैं। शोहदा की मैयतों को तदफीन के लिए सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया, कराची में मोहल्ले की लड़ाई ने 21 साला नौजवान की जान ले ली। 28 नवंबर को मवाज गोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला अब्दुल अहद 6 रोज के बाद दम तोड़ गया है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। और देखिए, मैं मवाज गोट बरोही मोहल्ले में मौजूद हूँ। मोहल्ले की लड़ाई ने एक नौजवान की जान ले ली है। ये 28 नवंबर को वाक़या पेश आया था जब 2 मोहल्लेदार आपस में झगड़ रहे थे। उस दौरान फायरिंग हुई और यहाँ का रिहायशी अब्दुल अहद वो उठने गया, उस दौरान उसको गोली लगी और वो जो है देर इलाज जो है रहा कुछ दिन और आज वो दम तोड़ गया। इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मेरे भाई जो है ना वो किनारे में अपने बाइक वगैरह जैसे गैदरिंग में अपने बैठे हुए थे, तो वो छुड़ाने गए। इस दौरान जो है काशिफ वल्द हनीफ, काशिफ ने अपने वालिद के कहने पर फायर किया और फायर मेरे भाई को लगाया। पुलिस ने हमारे कहने पर जो 5 बंदे थे, असल तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, इसके अलावा जो झगड़े वाले 5 बंदे थे वो गिरफ्तार हो गए।
लेकिन उनकी तरह इस तरह सलूक किया जा रहा है जिस तरह मेहमानों को बुलाकर शादी हाल में बिठाया जा रहा है। जो असल बंदे हैं उनको ठिकाना भी बताया कि भाई ये बंदे वहाँ है, लेकिन पुलिस पता नहीं किस दबाव की बुनियाद पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ताउन नहीं कर रही है और नौजवान जो बहुत अच्छा फुटबॉलर भी था और अहले मोहल्ला इसके बारे में तारीफ भी कर रहे हैं और बेहक जो है नाहक जो है मारा गया है। इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके भाई हैं, उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो असल मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और यूं तो 5 दरियाओं की धरती पंजाब को ज़राअत की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन सूबाई हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस बहावलपुर के गरीब किसान काश्तकारी छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे एहसन अंसारी। 5 दरियाओं की जमीन, ज़राअत से खुद कफील समझा जाने वाला बहावलपुर। हरियाली खो रहा है, किसान रो रहा है। पानी नहीं देते, ये ऐसे बातें करते हैं, तो हमारे को मेहरबानी करके परवेज भाई साहब मेहरबानी करें, ये देखें, ये आप मेहरबानी करके हमारे को साफ पानी दें। यहाँ के किसान पहले गंदुम बोया करते थे, लेकिन फिर दवा और यूरिया की कीमतों में महंगाई और कम मुनाफे ने किसानों को सब्जियां उगाने पर मजबूर कर दिया। औरतें भी काम पे लगाई हुई हैं, घर के साथ औरतों को बुला के सब्जी तोड़वाते हैं। इनका मानना है कि जब भी गंदुम बोई सारा मुनाफा जखीरा अंदोज ले गए। इनके हिस्से में फी मन पर सिर्फ 100 से 150 ही आया। गंदुम हम बेचते थे, हमने तो बीजने भी छोड़ दिया। मजदूरी करते हैं इस बच्चों को पालने के लिए, पेट पालने के लिए, जो चूल्हा तो हमारा जलता रहे। किसानों का एक ही मुतालबा है कि पानी दो, फसल बचाओ, जिंदगियां बचाओ। खेतों में फसलों की बजाय चारा और सब्जियां लगाने वाले इन किसानों को काश्तकारी विरसे में मिली है, मगर अफसोस कि अब ये काश्तकारी आइंदा नस्लों को मुंतकिल नहीं की जाएगी। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। ब्रेक के बाद बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा नाहली केस का मुख्तसर तहसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि फैसल वाडा की जानिब से गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। फैसल वावदा को मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल करार दिया जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसल वावदा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का तहरीर करदा फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फैसल वावदा 2018 में मेंबर असेंबली बनने के लिए अहल ही नहीं थे। अब गलती का एतराफ करने के बायस उन पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। इसलिए फैसल वावदा मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल तसव्वुर होंगे। फैसले के मुताबिक फैसल वावदा ने अदालत को शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिलने का बताया और फिर गलत बयानी तस्लीम भी कर ली। उन्हें आइंदा इंतखाबात लड़ने का अहल करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कब्ल नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहयात नाअहली फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अभी आपको बताएं कि आज सिंधी सकाफत का दिन भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सूफिया की धरती पर हर जानिब अजरक और सिंधी टोपी के रंगों की बहार नजर आ रही है। कराची की गहमा गहमी का अहवाल जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, सूफिया इकराम की धरती आज सकाफती रंगों से रंग गई है और यहाँ पर हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। सफेद मलबूसात और अजरक और सिंधी टोपी जो खास रिवायती टोपी है वो हर कोई यहाँ पर पहनकर जो सॉन्ग्स पर झूम रहा है। तो ये मनाजिर इतने जबरदस्त हैं कि आज मैंने भी यहाँ पर सिंधी अजरक और टोपी पहनकर इस दिन से खूब मुस्तफीद हो रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। आज ये जो सिलसिला है तकरीबन रात 10 बजे तक ऐसे जारी रहेगा। तो कराची के मुख्तलिफ जो चौराहे हैं वो सज चुके हैं और यहाँ पर सिंधी भाई जो हैं वो इस दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। सिंधी सकाफत के दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर खुसूसी पैगाम जारी किया। उनका कहना है कि सिंध की तहजीब
खित्ते में खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। सिंध की सकाफत का दिन विफाक की एक इकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। और शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा है कि मैं सिंधी भाइयों और बहनों को इस दिन पर बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपको बताएं कि सिंधी सकाफत के दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है, समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है, जिसमें उनकी जानिब से लिखा है कि सिंध की तहजीब खित्ते में खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंधी यौम सकाफ़त पर पैगाम देते हुए कहा है कि सिंध की सकाफ़त सिंध और इस्लामी तहज़ीब का हसीन इम्तिज़ाज है। सिंध की सकाफ़त की माँ मोहनजोदाड़ो है। अजरक, सिंधी टोपी, लोक अदब, मौसीकी और रिवायती खाने मुनफरिद पहचान रखते हैं। पाकिस्तान का सकाफ़ती तनू इसकी खूबसूरती और ताकत है। दुनिया भी इस पर मुत्तफ़िक है कि सकाफ़ती तनू इंसानियत का मुश्तरका विरसा है। पाकिस्तानी सकाफ़त, आर्ट और अदब को फ़रोग़ देना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सिंध की 5000 साल पुरानी तहजीब की अक्कास अजरक कैसे तैयार होती है और कितने मराहल से गुजरकर दुकानों की जीनत बनती है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़ की रिपोर्ट में। सिंध में हजारों साल से खूबसूरत रंगों से तैयार अजरक का रिवायती तोहफा दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान और सिंध की पहचान है। इस खूबसूरत सकाफत का आगाज मोहनजोदड़ो से हुआ और ये आज भी मेहमान नवाजी में उसी मोहब्बत और खुलूस की याद ताज़ा कर देती है। अजरक के ओरिजिनल अजरक जो सिंधी है उसके तो टोटल 16 मराइल हैं, जिसमें 5 मराइल धुलाई के, 5 छपाई के और 6 मराइल रंगाई के। ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अजरक तैयार होती है। ये तकरीबन इसमें 64 नेचुरल मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं और जो सारे कलर होते हैं नेचुरल होते हैं। सिंध के कदीम इलाकों हाला, मटियारी और हैदराबाद में अजरक तैयार करने के कारखाने मौजूद हैं। यहाँ आज भी लीमू, मुल्तानी गोंद, रंग, चन, खाद और दीगर कीमियाई अनासर के साथ 18 मुश्किल मराहिल से गुजरकर अजरक तैयार होती है। महंगाई हो रही है, उस तरह से यहाँ पर मजदूरी कम बढ़ रही है। मार्केट में जितनी इस चीज़ की डिमांड है ना, डिमांड के लिहाज से जो हमारे बड़े कारोबारी लोग हैं वो तो भेज रहे हैं बड़े मुनाफे पर, लेकिन जो ठेके में हम काम लेते हैं उसकी मजदूरी बहुत कम देते हैं। ये सिंध में 4 दिसंबर को रिवायती अजरक और टोपी का दिन भरपूर जोश और खरोश से मनाया जाता है। इस मौके पर अजरक ओढ़े लाखों बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे धरती और उसकी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज़ अली खावड़, समा, हैदराबाद। और इस्लामाबाद में ट्रैफिक के इशारों का पुराना निज़ाम होगा अब जदीद तरीन। जी हाँ, नौजवान तालिब-इल्म ने इशारों के खुलने और बंद होने का दौरानिया गाड़ियों की आमदोरफ्त के मुताबिक रखने का मॉडल तैयार कर लिया। इसी पर रिपोर्ट देखिए फरार रब्बानी की। ट्रैफिक सिग्नल्स पर लंबा इंतजार आपको करता है बेजार, तो परेशान न हो। इस मसले का हल नस्ट में ज़ेरे तालीम नौजवान इंजीनियर ने निकाल दिया है। जितनी ट्रैफिक सिग्नल का उतना ही दौरानिया है। मसनूई जहानत की बुनियाद पर बना मॉडल तजुर्बाती तौर पर एम्बेसी रोड पर लगाया गया है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत एम्बुलेंस को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। 5 गाड़ियाँ 10 सेकंड में निकालो, बाकी जो अगला टाइम हो किसी और को दो। एम्बुलेंस को प्रायोरिटी मिलेगी और पेडिस्ट्रियंस को प्रायोरिटी मिलेगी। असातिज़ा की रहनुमाई और CTA की जानिब से पजीराई। अहमद अली का कहना है मंसूबे के बाकायदा आगाज में अब ज्यादा देर नहीं। CDA इसमें इन्वॉल्व हुआ, नस्ट इन्वॉल्व हुआ, हमको अपने रिसर्च दिखाई, प्रेजेंटेशंस दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुंच गए। अब हम इसको सिस्टम को फुल ऑन डिप्लॉय करने लगे हैं। तरक्की के सफर का ये संगे मील गवाह है। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं। जिद्दत वही अच्छी जो आवाम की जिंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और ये निज़ाम उसी उसूल की अक्कासी है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। चौथे और आखिरी रोज़ नौजवानों और तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंची है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं, रेहान अहमद हमारे साथ हैं। आगाह कीजिए रेहान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं और यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान जिसमें तालिब इल्म भी हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
हम उनसे बात करेंगे यंगस्टर्स से कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा और कौन कौन सी नामवर शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई। मैं अमजद इस्लाम अमजद से अनवर मकसूद से मिली, उनके साथ थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू हुई, उनके ऑटोग्राफ मिले, बहुत इंस्पिरेशन मिली, मेरी वोकैबलरी में बहुत इजाफा हुआ है, मेरे आइडियाज़ में बहुत इजाफा हुआ है। शायरी लिखती हूँ तो शायरी के लिए फ़लसफ़ा बहुत मुझे मिला है। एज अ स्टूडेंट ये मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था हमारे लिए, क्योंकि उर्दू की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जाना कि उर्दू जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है और उर्दू को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। देख के बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे भी थे, हमारी उम्र के भी थे, हमसे बड़े भी थे, तो अब ये रुझान उर्दू की तरफ देख के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात हैं बच्चों के, नौजवानों के, स्टूडेंट्स के, कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारामद रही है उर्दू कॉन्फ्रेंस।